हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लेक्चर है। एंड स्टूडेंट्स, हम मैक्सिमम टॉपिक्स के बारे में हम जान चुके हैं कि किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न था पालमपुर में, कैसी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वहाँ के किसान कैसे थे, वहाँ पे लेबर कौन करता था। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हम जानते हैं कि फार्मिंग मेथड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल से तो एक साधारण किसान को या किसी भी किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि लैंड जो है वो फिक्स है। और मॉडर्न अगर वो इस्तेमाल करता है तो मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कैश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब वो सीड खरीदेगा, फर्टिलाइज़र खरीदेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, ठीक है, ट्यूबवेल सेटअप करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो कैपिटल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स हैं, लेबर, लैंड एंड कैपिटल। तो हमने सबसे पहले लैंड देखा कि लैंड कैसे फिक्स है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हमने देखा कि लेबर कौन प्रोवाइड कराता है, कौन करता है लेबर, हमने ये देखा। अब हम थर्ड चीज़ देख रहे हैं कि कैपिटल कहाँ से आता है यहाँ पे फार्म्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दो तरह के हम देख रहे हैं, दो तरीके के फार्मर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको। एक हमने देखा फार्मर जो वहाँ पे है वो है स्मॉल फार्मर या लैंडलेस। ठीक है, एक है जो स्मॉल फार्मर है, दूसरा है जो लैंडलेस है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। और दूसरे हमने देखे कौन थे, जो या तो लार्ज हैं या मीडियम है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। जो स्मॉल या लैंडलेस फार्मर है, अब वो क्या करेगा, उसको अपने यहाँ कैपिटल का इंतजाम करने के लिए, पैसे की व्यवस्था करने के लिए पैसा अक्सर उधार लेना पड़ता है। वो या तो मनी लेंडर से या ट्रेडर से उधार लेगा, पैसा कर्ज लेगा। और कर्ज लेने पर उन्हें जो कर्ज मिलता है उसका रेट जो होता है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतने कष्ट सहते हैं ये जो किसान होते हैं, ये जो छोटे किसान होते हैं, इस कर्ज की वजह से, इस कर्ज को नहीं चुकाने की वजह से कई बार उन्हें बेघर होना पड़ता है। आपने कई बार कहानियाँ सुनी होंगी, कई मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे किसान, छोटे मोटे किसान जो होते हैं वो कर्ज से परेशान रहते हैं। ठीक है, और इस कर्ज को चुकाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद सेकेंड हम देख रहे हैं लार्ज और मीडियम जो फार्मर्स होते हैं। तो इन इन किसानों का क्या होता है ना, इन फार्मर्स का, कि इनको तो मैक्सिमम इनके खेती से, इनकी फार्मिंग से ही इनके पास पैसा सेव रहता है। उस सेव्ड मनी का ये इस्तेमाल करते हैं अपने आगे के फार्मिंग में। और इसके अलावा ये, चूँकि हम जानते हैं कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ये इन्हीं लोगों से कभी-कभी पैसा लेते भी हैं, तो इससे उनको इंटरेस्ट भी आता रहता है। ठीक है? साथ में ये लोग कई बार ये लोग कैटल खरीदते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, शॉप भी रखते हैं, और शॉप यानी कि दुकानें वगैरह भी खोलते हैं। तो इससे इन चीज़ों को भी कभी-कभी ये लोग रेंट पे चलाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स को, कैटल्स को, तो इसका भी उन्हें पैसा मिलता है। तो ये सारा पैसा ये लोग अपने फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। तो जो छोटे मोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है या बहुत कम ज़मीन है, वो तो बड़े किसानों से, मनी लेंडर से या ट्रेडर से कर्ज लेते हैं, और इस कर्ज को चुका भी नहीं पाते कई बार। और जो बड़े और मीडियम किसान हैं, जो लार्ज और मीडियम किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सेव्ड मनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो छोटे मोटे किसानों को जो कर्ज देते हैं, उससे आने वाले इंटरेस्ट की वजह से उन्हें पैसा वो बढ़ के मिलता है। और तीसरा हमने देखा कि ये लोग ट्रैक्टर्स और कैटल्स को भी खरीदते हैं, शॉप यानी बिजनेसेस भी करते हैं ये लोग। इससे भी इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, जिसको ये फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब अब हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ और आता है स्टूडेंट, कि ये जो लार्ज फार्मर्स हैं, ये जो लार्ज मीडियम फार्मर्स हैं,
आखिर ये जो है ये वाले, आखिर इनके पास पैसे बचते कैसे हैं? क्या होता है कि ये अपने पास पैसे बचा लेते हैं इनके क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके भी खर्चे होंगे, फैमिली है, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर फार्मिंग में भी इन्वेस्टमेंट, तो फिर ये पैसे बचते कैसे हैं? तो इसे हम देखते हैं कैसे बचते हैं पैसे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मीडियम या फिर लार्ज जो फार्मर्स होते हैं और ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, तो स्मॉल फार्मर्स के साथ क्या होता है कि ये स्मॉल फार्मर्स, सपोज कोई स्मॉल फार्मर है, उसने अपनी फार्म में, अपने खेत में जितना वीट उगाया, ठीक है, उसमें से अपनी फैमिली के लिए कुछ रख लिया और बाकी बेच दिया, ठीक है, मार्केट में। अब इसको बेचने के बाद जो पैसा इसको मिलता है, उस पैसे में से वो अपना काम भी चलाता है और आगे के लिए भी रख लेता है, ठीक है। ये तो हुआ स्मॉल फार्मर, तो इसके पास इस वजह से कभी भी अच्छा खासा पैसा जमा नहीं हो पाता, ठीक। लेकिन अब अगर हम लार्ज या मीडियम फार्मर्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं कि इनके पास पैसा बचा रहता है। तो सपोज इनका जो इनकी ज़मीन है उसे 350 क्विंटल वीट इनको मतलब प्रोड्यूस हुआ, 350 क्विंटल वीट, गेहूँ। इसमें से इन्होंने 50 क्विंटल अपने लिए रख लिया और बाकी का 300 जो क्विंटल है उसको मार्केट में इन्होंने बेच दिया। अब इस बेचने से जो पैसा आया, इसको उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। और बैंक में जमा करने के बाद से इस पैसे का इस्तेमाल ये करते हैं बाकी छोटे मोटे किसानों को या लैंडलेस लेबरर्स को लोन देने में। इस लोन से क्या हुआ, अब वो किसान जब वापस करेंगे पैसा तो इंटरेस्ट के साथ करेंगे या फिर बंधुआ मजदूरी की तरह इनके यहाँ काम करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने, ये लोग ट्रैक्टर भी खरीद लेते हैं, दुकानें भी खोल लेते हैं, कैटल्स भी खोल लेते हैं और इन सब चीज़ों से भी ये पैसे कमाते हैं। इस वजह से इनके पास पैसा बच जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक आता है कि इसी पालमपुर में जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ऐसी क्या चीज़ें हो रही है? हालांकि फार्मिंग ही वहाँ की मेजर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी वही है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग ही है पालमपुर की। लेकिन इसके अलावा 25% लोग फार्मिंग के अलावा दूसरे काम भी करते हैं। तो ये दूसरे काम क्या हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है डेयरी, ठीक है। डेयरी आप जानते हैं कि अक्सर विलेजेस में डेयरी काफ़ी फेमस होता है। पालमपुर में भी कई फैमिलीज में डेयरी जो है वो फेमस है। लोग अपने यहाँ भैंस से रखते हैं, गाय रखते हैं, कई तरह की ग्रास मतलब घास, और बारिश के मौसम में ज्वार बाजरा ये सब भी खिलाते हैं। उसके जो पौधे मैंने आपको बताया था कि उसको वो लोग कैटल फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो दूध उससे मिलता है उन कैटल से, उससे वो ले जा कर के पास के एक बड़े गांव में बेच देते हैं और इससे उन्हें जो पैसा मिलता है उससे वो अपना खर्च चलाते हैं। अब जिस गांव में वो बेचते हैं दूध को, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों ने जैसे कि आप देखते होंगे, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी अभी हाल में जो टीवी पे एड्स आ रहे हैं अमूल का, ठीक है, उसका एड देखा है आपने, जिसमें एक वुमेन जो है वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर के, जो मेरे घर के जानवरों ने जो मिल्क दिया है, इस मिल्क को मैं अमूल को दूँ और अमूल से लोगों के घर तक पहुँचे। यानी इससे हम क्या समझ, जो डेयरीज हैं ये गांव-गांव में जा कर के, विलेजेस में जा कर के दूध को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ होता है कि ये जो पालमपुर के लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे डेयरी वाला काम शुरू किया है, ये दूध को ले जा कर के पास के बड़े गांव में बेचते हैं और वहाँ से ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाउन्स में भेजा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि कैसे पालमपुर में एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे चल रहा है। तो पालमपुर में 50 से भी कम लोग
50 से भी कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग काम में लगे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग काम क्या है, तो हम जानते हैं कि टाउन्स में और बड़े-बड़े शहरों में तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, लेकिन जो गाँव होता है वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम हो सकता है? छोटे-मोटे काम हो सकते हैं। जैसे किस तरह का काम हो सकता है? एक गाँव में मैन्युफैक्चरिंग का किस तरह का काम हो सकता है? वहाँ पे बहुत से बहुत हो सकता है कि अ, एक मशीन हो, किसी ने एक मशीन खरीद ली हो। जैसे आपकी बुक में एक स्टोरी दिया भी है मिस्ट्री लाल के बारे में। मिस्ट्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको अपने गांव में लगा दिया। ठीक, अभी तक जो शुगर केन को पेर करके, गन्ने को पेर के जो गुड़ बनाया जाता था, इसको पेरने का काम अभी तक बलक की बैलों की मदद से किया जाता था, लेकिन अब लोग इसको मशीन से करते हैं। मशीन खरीद के और ये गन्ने को उस पे पेर करके, क्रश करके उससे गुड़ बनाते हैं और गुड़ को ले जाके बेचते हैं। ठीक है, इससे भी जो मिस्ट्री लाल हैं जो ये काम करते हैं, इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। तो एक गांव में इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और क्या हो सकती है? शायद नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह के और भी कुछ हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी ने काम शुरू किया हो शूज़ बनाने का, जूते चप्पल बनाने का। ठीक है, तो छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ के लोग करते हैं। इसके बाद है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, क्योंकि निश्चित रूप से जो पालमपुर में इतने लोग रहते हैं तो उनकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे कुछ शॉप्स भी खुले होंगे। ठीक है, तो पालमपुर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिजनेस नहीं करते। बिजनेस का मतलब ट्रेड नहीं करते, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं करते। ये नहीं कि आप मुझे, एक्सचेंज ऑफ गुड क्या होता है कि मैं तुम्हें कॉपी दे रही हूँ, उसके बदले तुम मुझे ये बुक दे दो, मतलब सामान का आदान प्रदान। तो ये वहाँ के लोग नहीं करते। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो टाउन जाते हैं। टाउन के जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आते हैं और गांव में लाके उनको बेचते हैं। जैसे मान लो मैं पालमपुर में रहती हूँ, मैं आई पटना या मैं आई किसी दूसरे बड़े शहर में, यहाँ से मैंने बिस्किट खरीदा, वीट खरीदा, चावल खरीदा, चाय पत्ती खरीदी, तेल खरीदा, साबुन खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, है ना, कैंडल्स खरीदी, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें खरीदी, और उसके बाद मैं लेके गई वापस पालमपुर में। वहाँ जाके मैंने इन चीज़ों के लिए शॉप लगा ली और इन चीज़ों को मैं वहाँ पे बेच रही हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे, क्योंकि मैंने अगर 2 रुपये में खरीदा है तो मैं वहाँ पे 2.5 रुपये में बेचूंगी, तो मुझे कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा। तो पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं वो इसी तरीके से अपना शॉप चलाते हैं, इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खाने पीने की चीज़ें भी खरीदते हैं और बेचते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इधर एग्जाम्पल दिया है, आपके पास बुक हो आप पढ़ लीजिएगा और जो डाउट्स हो उसको पोस्ट कीजिएगा, मैं बताऊंगी फिर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। तो पालमपुर और पालमपुर के पास जो एक बड़ा गांव है रायगंज, इन दोनों के बीच अच्छी खासी सड़क है, रोड है, और इस रोड पे कई तरह के व्हीकल्स चलते हैं, जैसे रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट और दूसरी गाड़ियां भी चलती हैं, और इसमें चलाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और चीज़ों को भी, गुड्स को भी, यानी लोग भी इससे एक गांव से दूसरे से जाते हैं, और कई गाड़ियां हैं जो कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। पिछले कई सालों से अ, ऐसा इसमें स्टोरी में बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से पालमपुर में जो ट्रांसपोर्ट है, इससे जुड़े हुए लोगों की संख्या, जो लोगों का नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ गया, यानी ज़्यादा लोग इस काम में लग गए हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, एक स्टोरी दी गई है किशोर की कहानी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर है वो एक खेत में काम करने वाला, फार्म में काम करने वाला एक लेबरर है, यानी फार्म लेबरर है, और दूसरे लेबरर्स की तरह ही वो भी अपने, उसको जो वेजेस मिलते हैं उसी वेजेस से वो अपने घर में अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसको पूरा करने में उसे दिक्कत होती थी। तो इसके लिए कुछ साल पहले क्या किया किशोर ने, एक बैंक से कुछ लोन लिया। ठीक है,
अब ये लोन तो उसने ले लिया जिसमें कि काफ़ी कम इंटरेस्ट पे जो लैंडलेस पुअर पीपल थे उनको कर्ज दिए जा रहे थे। अब इस लोन से उसने एक बफेलो खरीदी, यानी कि भैंस खरीदी, और उस भैंस से दूध लेके वो बेचने लगा। अब इससे क्या हुआ, इससे वो धीरे धीरे उसका जो काम है वो बढ़ता गया। फिर अब वो बहुत सारे, अब उसने एक कार्ट बना ली है, एक बुफेलो कार्ट बना ली है। इस बुफेलो कार्ट से वो क्या करता है, इस बुफेलो कार्ट से वो ले जाके चीज़ों को एक गांव से दूसरे गांव में बेचता भी है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, कभी कभी, और कभी कभी वो बहुत सारा जैसे कि गुड़ वगैरह भी बेचता है, दूसरे गुड्स भी ले जाता है। लगभग हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई काम मिल जाता है। नतीजा क्या हुआ कि अब वो पहले से पहले के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी अर्निंग करने लगा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप इनको करेंगे, और चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहें तो एक बार चैप्टर के रीड कर लीजिए, फिर मेरे लेक्चर्स को देखिए, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, लगे रहिए पढ़ाई में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।